नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है द लास्ट वर्ड ऑन द स्टेट एंड टेम्पल्स। रिसेंटली तमिलनाडु में इलेक्शंस हो रहे हैं और इस इलेक्शन के समय पे एक बहुत बड़ी डिमांड उठ रही है। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो तमिलनाडु के टेम्पल्स हैं जिनके ऊपर रेगुलेशन स्टेट का है, तमिलनाडु की सरकार इन टेम्पल्स को रेगुलेट करती है। तमिलनाडु की सरकार इन टेम्पल्स को कौन से लॉ के थ्रू रेगुलेट करती है? तो लॉ का नाम है तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे डिमांड ये हो रही है कि ये जो सरकार रेगुलेट कर रही है टेम्पल से, सरकार से रेगुलेशन लेके इन टेम्पल्स के राइटफुल ओनर्स को इनका रेगुलेशन मिलना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में क्या फ्लॉज हैं, इस फ्लॉ को इस आर्टिकल में पॉइंट आउट करने की कोशिश की है ऑथर ने। ऑथर कौन है? तो सुहृत पार्थसारथी जी ऑथर है, एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट के। अक्सर कर इनके आर्टिकल्स द हिंदू में पब्लिश करते हैं। एक अच्छा व्यू पॉइंट दिया है यहाँ पे सुहृत जी ने, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द पुलिस चीफ। रिसेंटली ये जो परमबीर सिंह थे जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, इनको मुंबई की सरकार के थ्रू हटा दिया गया। तो पुलिस चीफ कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, या फिर आप कह लीजिए कि पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं, एलीट ऑफिशियल्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल किस हिसाब से हो, इसके लिए पहले क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, उन गाइडलाइंस में क्या अच्छी हैं चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, और क्या वो गाइडलाइंस अभी के लिए फॉलो हो रही हैं। और इस सब के बीच में एक चीज़ होती है एसएससी। एसएससी का मतलब हो गया यहाँ पे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। इस स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के बनने को रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों रिकमेंड किया गया है? और एक मॉडल पुलिस बिल आया था 2015 में, जिसमें एक मल्टी पार्टी स्टेट पुलिस बोर्ड बनाने की बात कही गई थी। ये जो स्टेट पुलिस बोर्ड है ना, ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन ही है। ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बहुत से स्टेट्स में बना है बट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट की गई हैं बातें। तो एक पुलिस ऑफिशियल को कैसे अपॉइंट करना है, उसके समय पे उसके अप्रेजल को कैसे करना है, और अगर उसको रिमूव करना है तो कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ यूजफुल इंसाइट्स दे रखे हैं। जो कि जो पुलिस कमिश्नर्स की पोस्ट होती है काफ़ी ऊंची होती है, तो यहाँ पे इन पुलिस कमिश्नर्स की अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी को देखने के लिए इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इनका रिमूवल प्रोसेस, इन सब चीज़ों में कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए ताकि एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर टुवर्ड्स रेशियल जस्टिस, यूएस के एक जज है डेरेक शॉविन। इन्होंने एक मिनेपोलिस के पुलिस ऑफिसर को, सॉरी, ये जो डेरेक शॉविन है ये मिनेपोलिस का पुलिस ऑफिसर है। ये वही पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अपने पैर के घुटने से जॉर्ज फ्लॉयड को दबा के मार दिया था। बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी जहां पे एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन मैन जॉर्ज फ्लॉयड, जिसको जमीन पे दबा के उसकी गर्दन के ऊपर घुटना रख के डेरेक शॉविन ने तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गया। तो रिसेंटली इस यूएस जज ने एक, आप कह सकते हो, जजमेंट सुनाया और उसमें डेरेक शॉविन को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो यहाँ पे जो बाइडेन रेशियल इनइक्वालिटी को हटाने के लिए और पुलिस को अकाउंटेबल करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बिल भी पास कर रहे हैं, एक नया लॉ भी पास कर रहे हैं, लेकिन उस बिल को पास कराने के लिए सेनेट से पास कराना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में जो जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर ओपन एंड सेफ, रिसेंटली मोदी जी लाइव आए थे और उन्होंने कोरोना की जो ये प्रॉब्लम चल रही, जो सेकेंड वेव चल रही, उसके लड़ने के लिए किस रिस्पेक्ट में क्या क्या बोला है, इसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और एक और आर्टिकल मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, फ्रेश पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। इस आर्टिकल को एक्चुअली में तीर्था बिस्वास, दीपक यादव और कार्तिक गणेशन साहब ने मिलकर लिखा है। और ये तीनों इन्वॉल्व है किसके साथ? काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के साथ। तो इनके रिस्पेक्ट में ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट है, इस ग्रीन हाइड्रोजन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए 5 यहाँ पे आप कह सकते हो कि सजेशंस दे रहे हैं ऑथर्स। तो CEEW के 5 सजेशंस, और ये सजेशंस ऐसे हैं जिनको आप अपने पॉइंट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीएससी मेंस के आंसर लिखते वक्त या ऐसे लिखते वक्त। तो ये 5 पॉइंट्स क्या है जिससे ग्रीन हाउस के प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के यूज को अभी बहुत हद तक इंडिया में प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको 3 वीडियोस देखने को बोलूंगा। ये तीनों वीडियोस आपको शुरू में नजर आ रही है। व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन, और तीसरी हाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बीट हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स एंड आईसी इंजन्स बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट अफोर्डेबल एनर्जी। जो 3 वीडियोस आपको दिख रही है ना, पहली तीसरे नंबर की है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाली वीडियो, दूसरी है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, और पहली यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ये तीनों वीडियोस देख लीजिए, आपको काफी चीजें यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इंडिया में क्या क्या प्लान्स बनाए जा रहे हैं क्लियर हो जाएंगी। ओके,
तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। रीजन बीइंग यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता। वापस आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी इलेक्टोरल कैंपेन चल रहा है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इस इलेक्टोरल कैंपेन में ये बोला जा रहा है, ये जो हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि स्टेट के कंट्रोल के अंदर आते हैं, इनको भाई स्टेट के कंट्रोल से अलग हटा दो। ओके, यहाँ पे जो लोग स्टेट के कंट्रोल से इन टेम्पल्स को अलग हटाने की बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई कम्युनिटी ऑफ हिंदूज रिस्पॉन्सिबल है इन टेम्पल्स को देखने के लिए, लेकिन इस कम्युनिटी ऑफ हिंदूज में कौन कौन से हिंदू आएंगे इसके बारे में कोई क्लियर गाइडलाइंस यहाँ है नहीं। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि एक बार स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हट गया तो पहले का स्टेटस को एंटे आ जाएगा। स्टेटस को एंटे मतलब पहले जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, और पहले सिचुएशन क्या एग्जिस्ट करती थी, जब तक यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट का राज नहीं था, तब तक जो हाई कास्ट हिंदूज थे उन्होंने इन टेम्पल्स के मैनेजमेंट को मोनोपोलाइज कर रखा था, लो कास्ट की एंट्री को बैन कर रखा था और इन टेम्पल से आने वाले रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए प्रयोग करते थे। और कहीं ना कहीं इससे हेरारिकल डिवीजन प्रमोट होता था। तो हाई कास्ट हिंदू अगर टेंपल के मैनेजमेंट को लेके बैठ जाएंगे तो वो लो कास्ट हिंदू उसको एंटर करने ही नहीं देंगे और इस प्रकार की प्रॉब्लम चलती रहेगी, जो कि संविधान के बेसिक प्रावधानों के अगेंस्ट चला जाएगा। तो यहां पे बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि सुहृद पार्थसारथी जी इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई, हिंदू टेंपल्स के ऊपर और किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स का, स्टेट गवर्नमेंट बोल लीजिए या फिर केंद्र की सरकार बोल लीजिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप किसी रिलीजियस प्लेस का कंट्रोल मत दीजिए। ओके, एक समय के लिए आपको लगेगा कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में एक पर्टिकुलर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स को टेंपल का कंट्रोल ना देके राज्य की सरकार को टेंपल का कंट्रोल दिया गया है, तो ये एनाथेमा है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के। मतलब सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है, बट एक्चुअली में ये अगेंस्ट नहीं जाता है। उसका रीजन क्या बताया गया? इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। वेस्ट के सेक्युलरिज्म में क्या होता है, ये धर्म को स्टेट से अलग रखते हैं। आपको पता है कि पहले के ज़माने में 14, 15, 16, 13 सेंचुरी में चले जाइए तो एडमिनिस्ट्रेशन में चर्च का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता था। चर्च बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक भावना ऐसी निकल के आई कि भाई रिलीजन और स्टेट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट में। और आज की डेट में जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है कि रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने ये देखा था कि भाई पूरा का पूरा देश धर्म के आधार पर दो भागों में टूट गया, तो यहाँ पे ये ज़रूरी था कि गवर्नमेंट का कुछ हद तक कंट्रोल हो रिलीजन के मैटर्स में, और इस हद तक कंट्रोल हो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, देश की सोवरेनिटी, ये सब तो एटलीस्ट बची रहे। क्योंकि रिलीजन इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं कि एक लिमिट के बाद अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो ये पब्लिक ऑर्डर को तो तबाह करके रख देंगे। देखिए किस लेवल का कम्युनल वायलेंस हुआ था आज़ादी के समय पे। ऊपर की सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो तो प्रमोट कर रही थी। अगर अंग्रेजी सरकार चाहती तो शायद इस कम्युनल वायलेंस को रोक सकती थी। समझ गया बात को? तो कुल मिला के यहाँ पे स्टेट और रिलीजन को पूरी तरीके से इंडिया में सेग्रीगेट नहीं किया गया। मतलब इंडिया में स्टेट और रिलीजन, मतलब स्टेट का कुछ हद तक कंट्रोल है रिलीजन के ऊपर। अभी कंट्रोल इतना नहीं है कि रिलीजन में क्या होना है क्या नहीं होना है वो स्टेट या सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन रिलीजन को एक्सरसाइज करने की लिमिट्स क्या है ये हमारे यहाँ पे स्टेट डिसाइड करता है। एक कंट्री का नाम लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे, टर्की। टर्की में अगर आप जाओगे तो टर्की में किसी भी आप मौजोलियम में जाइए, ठीक है ना, किसी भी आप मॉस्क में जाइए, वहां पे जो लोग भी आपको अपॉइंटेड दिखेंगे ना, जो भी रिलीजियस अथॉरिटीज आपको दिखेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप टर्की में किसी मॉस्क में जाते हो तो अजान पढ़ने के लिए वहां पे जो ऑफिशियल्स हैं, वैसे तो अगर आप इंडिया में जाके किसी मॉस्क में देखोगे तो जो ऑफिशियल्स वहां पे होते हैं वो बेसिकली वहां के कोई मौलवी साहब होंगे, ठीक है, जो कि उस मॉस्क का ध्यान रखते होंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होंगे। टर्की में सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ओके, वहां पे सरकार की तरफ से उनकी तनख्वाह आती है। मतलब प्रॉपर तरीके से चीजों को रेगुलेट करके रखा गया है। तो भले ही आप देखोगे कि टर्की में 99%, 98% उनकी आबादी मुस्लिम है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का काफी हद तक कंट्रोल है रिलीजियस चीजों के ऊपर। सेक्युलरिज्म की बिल्कुल एक अलग ही प्रकार की परिभाषा है टर्की के अंदर।
जो कि ना पूरी तरीके से इंडिया की जैसी है और ना ही पूरी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड जैसी है। जबकि अगर आप यूरोप का हल्का सा हिस्सा मान लो टर्की में आता है, तो आप कह सकते हो कि यूरोप भी शायद बेसिकली टर्की एशिया और यूरोप के इंटरफेस पे आता है। तो सेक्युलरिज्म की बिल्कुल एक एडवांस्ड परिभाषा देखनी है तो आप टर्की में जाके देख सकते हो, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है। धर्म के नाम पे पिछवाड़ी जैसी चीजें वहां पे नहीं है। इंडिया में क्या चीज है कि भाई हिंदू टेम्पल्स में जो पंडित हैं, मॉस्क्स में जो भी मौलवीज हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, ठीक है ना भाई। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वहां पे उस टेम्पल में भगवान की पूजा करवाते हैं और जो भी उनका रिलीजियस आप कह सकते हो तरीका है उससे चीजों को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी आप अपनी कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो, उस रिलीजियस एक्टिविटी को करते वक्त आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इस चीज को डिफाइन करने की ताकत हमारी सरकारों के पास है। हमारी सरकार इस चीज को डिफाइन कर सकती है कि आप अगर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे क्या किसी दूसरे की लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है, और अगर फर्क पड़ रहा है तो सरकार आपको रोक सकती है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंश्योर किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बोला कि भैया ये जो मैटर्स ऑफ फेथ होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। इन मैटर्स ऑफ फेथ को पूरी तरीके से अनइंटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि रिलीजन के चलते इंडिया में कितने हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं, कितने कम्युनल वायलेंसेस, कितने लोगों की जाने गई हैं। भाग मिल्खा भाग अगर मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा ही होगा। तो कुल मिला के रिलीजन को इस प्रकार से ट्रीट करना कि ये स्टेट की सोवरेन रीच के बाहर है, ये सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का एम ये है इंडिया के अंदर कि एक फ्री और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनवाई जाए, और एक फ्री और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए भाई सरकार को तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ओके, और इसीलिए सरकार के लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज होती हैं, इन रिलीजियस प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। क्योंकि जब इन रिलीजियस प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो जो रिसोर्सेज होंगे वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाएंगे, और जो इक्वालिटी का गोल है हमारे संविधान के अंदर वो वायलेट हो जाएगा। एक टेम्पल का काम है कि वो पब्लिक यूज के लिए डेडिकेटेड हो। अभी पब्लिक यूज के लिए डेडिकेटेड टेम्पल को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट डोमिनेंट पर्सन के हाथ में दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जो सेग्रीगेशन है उसको आप कहीं ना कहीं प्रमोट कर दोगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान में दो आर्टिकल्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। समझ गए आप बात को? तो ये प्रोविजन क्या बोल रहा है कि भाई देखिए, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो, ठीक है ना, कोई ऐसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एक्टिविटी जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं वो सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट जा रही है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही है, मोरालिटी हेल्थ के अगेंस्ट जा रही है, तो भाई सरकार रोक सकती है। अगर आप बात करो आर्टिकल 25 की, तो वहां पे एक इंडिविजुअल किस रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है उसके रिस्पेक्ट में राइट्स दिए गए। आर्टिकल 26 में आ जाइए तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के राइट्स को यहाँ पे आप कह सकते हो बचाया गया है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप अपने इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकता है, अपने मैटर्स ऑफ रिलीजन को मैनेज कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ मैनेज कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, यहां पे आप अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं यू आर बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस पुट इन बाय लॉ। समझ गया बात को? तो कुल मिला के एक पर्टिकुलर रिलीजियस डोमिनेशन अपने मैटर्स में जब भी कुछ कर रहा है, चाहे वो पर्सनल रिलीजन की बात हो, चाहे उस पर्टिकुलर ग्रुप की रिलीजियस प्रॉपर्टी की बात हो, ऐसे केसेस में सरकार का जुरिडिक्शन आ जाता है। बट सरकार का जुरिडिक्शन इस हद तक नहीं आता है कि सरकार कभी भी उसके हिसाब से कुछ भी कर सकता है। समझिए बात को। गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने एक बिल इनेक्ट किया 1951 में जिसका नाम था हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट ऑफ 1951, और फिर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1951 को रिप्लेस किया गया 1959 में किसके द्वारा? तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये नियम कानून लाएगा यहाँ पे। इन नियम कानूनों को प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने असेस किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नियम कानून बिल्कुल सही है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंदर जो भी ताकतें दी गई हैं सरकारों को, उस ताकतों के हिसाब से जो टेम्पल्स हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसका मैनेजमेंट सरकार कर सकती है। सरकार क्यों मैनेजमेंट करेगी? ताकि इन टेम्पल्स को सच में पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं थी तब तक हाई कास्ट के लोग केवल इन टेम्पल्स को अपनी प्रॉपर्टी समझ के इस्तेमाल करते थे और लोअर कास्ट को सेग्रीगेट करते थे।
और ऐसा नहीं कि ये रेगुलेशन 1951 और 1959 में आया, इससे पहले 1927 में भी एक रेगुलेशन आया था, उस समय की सरकार लेके आई थी मद्रास की। और क्यों लेके आई थी? उस समय की प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला कि भाई इन टेम्पल्स का कंट्रोल पावरफुल कास्ट और कम्युनिटीज के हाथ में है, जो कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट को इनका एक्सेस होने नहीं देती। इसीलिए यहां पे एक नियम कानून बना के इक्विटेबल एक्सेस की बात करी गई। समझ गया बात को? तो ये सब चीजें हैं यहां पे। और एक और बात यहां पे बहुत खास बताई गई है, ये जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं इनका मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान के आने के बाद ही हो रहा है। एक पीआर गणपति अय्यर थे, इन्होंने 1918 में एक ट्रेटाइस लिखा जिसका नाम था द लॉ रिलेटिंग टू हिंदू एंड मोहम्मदन रिलीजियस एंडोमेंट। उस समय पे ये बताया गया कि जो हिंदू राजे हुआ करते थे उस समय के, वो अक्सर कर मिनिस्ट्रीज इंप्लॉय करते थे इस बात को देखने के लिए कि टेम्पल्स और चैरिटेबल बॉडीज को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। उसी प्रकार से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो वाक प्रॉपर्टीज होती थी, जो मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज होती थी, उनका जो मैनेजमेंट होता था वो भी मुगल रूलर डिसाइड करता था कि कैसे होना है। मतलब हमारे यहाँ पे जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट है ना, वो पहले से स्टेट ही कर रहा है, मतलब सरकार ही कर रही है। मुगल रूलर्स के समय पे मुगल सरकार थी, और 1918 के समय पे जो प्रोविंसेस में हिंदू राज्य रजवाड़े हुआ करते थे वो भी करते थे, पहले भी करते थे। तो कुल मिला के ये बोल देना कि भाई आज की डेट में गलत चीजें हो रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं है। रिलीजियस प्लेसेस का मैनेजमेंट सरकार पहले से भी कर रही थी, आज भी कर रही है। सरकार का ना करना तब जस्टिफाइड है जब उस रिलीजियस प्लेस का मैनेजमेंट इक्विटेबल तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन करने लगे, बट इक्विटेबल तरीके से होता नहीं है। पावरफुल डोमिनेंट कम्युनिटीज मिसमैनेजमेंट करती हैं, ये बात प्रूवन है। इसीलिए यहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी एसेंट दे रखा है। एक केस है शिरूर मुट केस, SHIRURMUTT केस। शिरूर मुट केस 1954 में आया था, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये जो तमिलनाडु का 1951 का लेजिस्लेशन है ना, कौन सा वाला, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट, इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंदर राज्य की सरकारों के पास यह हक है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि भाई किसी भी राज्य सरकार के अंदर जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टीज आती हैं, उस रिलीजियस प्रॉपर्टी का प्रॉपर और इक्विटेबल मैनेजमेंट हो, कुछ लोग उस रिलीजियस प्रॉपर्टी को मोनोपोलाइज ना करें। तो कुल मिला के यहाँ पे तमिलनाडु में या देश में कहीं पे भी कोई भी रिलीजियस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी और धर्म की रिलीजियस प्रॉपर्टी हो, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और इस चीज को कौन इंश्योर कर सकता है? इस चीज को केवल उस राज्य की सरकार या फिर केंद्र सरकार इंश्योर कर सकती है। और यहाँ पे जो कंट्रोल है वो प्राइवेट पर्संस के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं सुहृद पार्थसारथी साहब। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। Strengthening the process of choosing the police chief. A balance needs to be struck between the government's legitimate role and police chief's operational autonomy. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स पहले देखने को मिले थे, मैंने इनको कवर भी किया था। मुंबई पुलिस जो कमिश्नर थे परमबीर सिंह, इनको इनकी पोस्ट पर से हटा दिया गया। जब इनको इनकी पोस्ट पर से हटाया गया, फिर से इस बात के ऊपर सवाल उठे कि भाई ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने मन मर्जी के हिसाब से अपॉइंटमेंट करते हैं, और जब मन आता है अपनी मन मर्जी के हिसाब से किसी भी अपॉइंटेड कैंडिडेट को हटा देते हैं। जब ये सरकारें खुद डेमोक्रेटिकली रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं लोगों को, तो एक पुलिस चीफ को अपॉइंट करने की जो ताकत है इन सरकारों के, हटाने की जो ताकत है, उसमें भी कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो किस हिसाब से एक पुलिस चीफ को हटाया जा रहा है, उसको अपॉइंट किया जा रहा है, उसके काम करने के समय पे उसको ऑटोनॉमी दी जा रही है, जिसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देते हैं, इन सब चीजों के लिए कुछ होना जरूरी है। और इसके लिए दो एलिमेंट्स यहाँ पे जरूरी है व्हेन इट कम्स टू रिफॉर्म्स इन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ पुलिस चीफ्स। पहला है टू नीड द शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट अलोन टू अ बाईपार्टिसन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी ऑफ विच गवर्नमेंट इज वन पार्ट। अभी के लिए मुंबई पुलिस चीफ्स और जो बाकी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट होती है उनके ऊपर अपॉइंटमेंट और उनके ऊपर से हटाना, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के एक बाई पार्टीशन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी को देनी चाहिए, जिसमें सरकार बस एक पार्ट हो, सिर्फ सरकार की ना चले, सरकार उसमें एक पार्ट हो और उसमें कुछ और पार्ट्स भी हो सकते हैं। एक स्टेट, अच्छा और पार्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? तो भाई अपोजिशन का लीडर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या उस पर्टिकुलर स्टेट की हाई कोर्ट का एक जज मेंबर हो सकता है, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग वहां पे पार्ट हो सकते हैं। अगर आप एक स्टेट लेवल ओवरसाइट बॉडी बनाते हो तो कहीं ना कहीं ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है काफी अच्छा हो सकता है। ये एक और जगह पे बोला गया है। कब बोला गया? नेशनल पुलिस कमीशन को बनाया गया था 1979 में, और इस नेशनल पुलिस कमीशन ने 1979 में ये बोला था कि भाई कहीं ना कहीं स्टेट लेवल ओवरसाइट बॉडी बननी चाहिए।
और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह केस में एसेंट भी दिया था, बोला भी था कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा उन कैंडिडेट्स को जो कि पुलिस चीफ की पोस्ट पे बैठने के लिए एलिजिबल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहां से आ गया? देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास हर उस ऑफिसर की फाइल होती है जो उसके थ्रू सेलेक्ट होके जाते हैं। अभी अगर कोई पुलिस कमिश्नर बन रहा है तो डेफिनेटली वो आईपीएस रहा होगा, ठीक है ना। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा है तो डेफिनेटली वो आईएएस रहा होगा। अगर वो स्टेट पुलिस सर्विसेज का है या फिर वो स्टेट आप कह सकते हो सिविल सर्विसेज का है, तो जब वो आईपीएस या आईएएस कैडर में प्रमोट होता है तो उसकी फाइल एक बन के यूपीएससी के पास जाती है और यूपीएससी के पास इस बात का ब्यौरा होता है कि इस पर्टिकुलर ऑफिसर ने किस जगह पे कितने समय के लिए काम किया है, इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज देखे, और उस बेसिस के हिसाब से यूपीएससी के पास ये पूरी जानकारी होती है कि कौन इस पोस्ट पे बैठने के लायक है, कौन लायक नहीं है। और अगर यूपीएससी एक ऐसी लिस्ट बना के राज्य की सरकार के पास फॉरवर्ड करे तो उस लिस्ट के अंदर से राज्य की सरकार सेलेक्ट कर सकती है एक सूटेबल कैंडिडेट को। तो इससे भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि भाई यूपीएससी द्वारा दी गई लिस्ट से ही राज्य सरकार चुन रही है। फिर एक मॉडल पुलिस बिल आया था 2015 में जिसमें बोला गया था कि भाई एक मल्टी पार्टी स्टेट पुलिस बोर्ड बनाना चाहिए। इस मल्टी पार्टी स्टेट पुलिस बोर्ड को स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बोला गया और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हाँ भाई पुलिस चीफ का अपॉइंटमेंट या रिमूवल करेंगे। इस स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में कौन कौन होगा? तो भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकता है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स हो सकते हैं सिविल सोसाइटी के। तो यहाँ पे जब इतने सारे लोग होंगे तो केवल सरकार की नहीं चल पाएगी क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अपना पॉइंट देगा, ठीक है। अगर जुडिशरी के मेंबर से तो वो अपना पॉइंट देंगे, सिविल सोसाइटी के मेंबर से तो वो अपना पॉइंट देंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे कंसेंसस आ पाएगा। लेकिन जब इन एसएससीज को बनाने की बात की गई तो बना कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ठीक है ना। ये जो एसएससीज को बोला गया था कि ट्रूली इंडिपेंडेंट बॉडीज की तरह बनाया जाएगा जो कि यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि किसको पुलिस चीफ बनाना है, किसको पुलिस चीफ नहीं बनाना है। अब तक 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एसएससीज बनाई है। ओके, नए पुलिस एक्ट्स लेके आए, अमेंडमेंट्स लेके आए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेके आए। एसएससी तो बनी है 26 यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, लेकिन कहीं पे भी ऐसी एसएससी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। कुछ एसएससीज में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, कुछ एसएससीज में इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी नहीं है, कुछ एसएससी में कोई भी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, कुछ एसएससीज में तो केवल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ही भरे हुए हैं। तो एक एसएससी बना दी जिसमें कैबिनेट के मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो उसका मतलब क्या है? समझ गए आप बात को? ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और उसके आगे एक और खास बात है, एक इंफॉर्मेशन सिक्योर की गई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू 2019 में। इसने बोला कि जितनी भी 26 एसएससीज बनी हैं उसमें से केवल 4 एसएससीज ने अपनी मीटिंग की है सिंस 2014। मतलब सिंस 2014 इन 26 एसएससीज में से केवल 4 एसएससीज मिली हैं और बैठ के बातचीत करी है। और उन 4 एसएससीज जिसने मिली भी हैं वहां पे भी कुछ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो 26 एसएससीज में से 4 एसएससीज मिली हैं, 22 एसएससीज तो 2014 से मिली ही नहीं है और कुछ स्टेट्स में बनी ही नहीं है। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि एसएससीज को बनाना यहाँ पे कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म है नहीं। जिस प्रकार से एनविसेज किया गया था कि एसएससीज बनेंगी, उस प्रकार से यहाँ पे एसएससीज यानी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन नहीं बने हैं। और ऐसा बोला गया है अभी के लिए 23 स्टेट्स ऐसे हैं जहां केवल सरकारों के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि किसको पुलिस चीफ अपॉइंट करना है। और आसाम, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, मिजोरम ये केवल ऐसे स्टेट्स हैं अभी के लिए जिनकी कम से कम ऑन पेपर एसएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को। तो अभी के लिए आसाम, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां पे एसएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पुलिस चीफ को अपॉइंट करने की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन राज्यों में भी जो एसएससी बनी है ना, उस एसएससी में अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, इंडिपेंडेंट मेंबर्स हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उनके एसएससी में अभी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से डिसीजन ले रहे हो, बट ऑन पेपर कम से कम एसएससी तो बनी है, इतना हुआ है। तो कुल मिला के जो एसएससी का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ना प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई किया गया है, ना ही प्रॉपर तरीके से इसको डिवाइस किया गया है, ना ही इसमें कोई प्रॉपर आप कह सकते हो कि इस बात को इंश्योर किया गया है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। चूंकि ये सब बातें ठीक तरीके से होती तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी होती, कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट में लोगों का भरोसा होता, बट ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो एसएससी बनी नहीं। एसएससी बनी नहीं, उसका दूसरा एलिमेंट जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा भी बोल दिया कि एक तो आपको स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना है जिसमें ऐसे लायक मेंबर्स हो जो प्रॉपर तरीके से चुन सके पुलिस चीफ को या उसको हटा सके, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको बताया मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन, जुडिशरी के मेंबर्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स। दूसरा, एक बार आपने एसएससी बना दी पुलिस रिफॉर्म्स में, तो वो एसएससी काम किस प्रकार से करेगी? एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है क्या? अपॉइंटमेंट के लिए
क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आप डिसीजन लोगे, उस डिसीजन लेने में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज क्या क्या है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं जान, मतलब ऐसा कोई लॉ या फिर ऐसा कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं गई है। तो बेसिकली इन रिफॉर्म्स मेजर्स में बेसिक सेफगार्ड्स के अलावा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि हाँ भाई पुलिस चीफ को अपॉइंट करने के लिए कमेटी बैठी है या पुलिस चीफ को हटाने के लिए कमेटी बैठी है, तो किस ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से उस पुलिस चीफ के अप्रेजल को देखा गया, किस ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से उसकी सर्विस सीट को या फिर सर्विस बुक को एसेस किया गया, इन सब चीजों के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है। अगर बात करो तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और मॉडल पुलिस कोर्ट के हिसाब से ये बोला गया था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या शॉर्ट सर्विस या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। कौन से बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि उस कैंडिडेट की लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, अब तक का उसका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, उसने कौन कौन से इलाकों में सर्व किया है, और उसके पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस अप्रेजल। और इन सब चीजों को अप्रेज करते हुए इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन इस अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन इसमें कोई प्रॉपर गाइडलाइंस आगे नहीं आई है। तो मॉडल पुलिस एक्ट में ये तो बोला गया कि हाँ भाई इन बेसिस पे आप एसेस कर सकते हो, यूपीएससी एसेस कर सकता है, एसएससी एसेस कर सकता है, बट फर्दर गाइडेंस अभी के लिए रिलीज नहीं हुई है। और इस फर्दर गाइडेंस को रिलीज करवाने में ना ही केंद्र सरकार इंटरेस्टेड लग रही है और ना ही राज्य की सरकार इंटरेस्टेड लग रही है। फिर एक्सपीरियंस में गुड एक्सपीरियंस क्या होता है, जो उनकी एपीआर है, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है इन पुलिस ऑफिसर्स की, उसको आप किस प्रकार से एसेस करोगे, ठीक है ना। फिर किसी भी कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट से पहले जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू करना, इस प्रकार की चीजें भी अभी क्लैरिफाई नहीं हुई है। ठीक है, होता है कि जब आप सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स में किसी को बैठा रहे हो तो उसको बैठाने से पहले एक बड़ी कमेटी बना के आप एक इंटरव्यू भी ले सकते हो, इनफॉर्मल टाइप का इंटरव्यू, कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जाने लायक है कि नहीं है, किस प्रकार का इसका एटीट्यूड है। इन सब चीजों के ऊपर भी अभी भी कोई फिक्स गाइडलाइंस नहीं है। प्लस कोई भी स्क्रूटनी प्रोसेस इस बात का भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको पुलिस चीफ आपने अपॉइंट कर दिया उसको उसकी पोस्ट से आप हटाओगे कैसे। तो भाई जो नेशनल एनपीसी था, नेशनल पुलिस आप कह सकते हो कमीशन, इसने ये बोला राज्य सरकारों को कि भाई अगर आपको किसी पुलिस चीफ को उसके टेन्योर्स खत्म होने से पहले ही हटाना है तो आपको स्टेट सिक्योरिटी कमीशन से अप्रूवल लेना चाहिए। बट इस प्रकार की भी चीजें यहाँ पे नहीं हुई हैं। कुल मिला के एक पुलिस चीफ को अपॉइंटमेंट्स के लिए जो कंडीशन रखी गई तो वो तो नहीं मानी गई, उसको हटाने के लिए जो कंडीशन एक छोटी सी रखी गई कि हाँ भाई स्टेट सिक्योरिटी कमीशन से आप प्रायर अप्रूवल ले लो उसको हटाने से पहले, वो भी यहाँ पे नहीं मानी गई। ओके, जब भी एक पुलिस चीफ को कोई राज्य की सरकार हटाती है तो बहाना क्या देती है कि भाई ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड हटा दिया या इन पब्लिक इंटरेस्ट हटा दिया, समझ गए। तो इस प्रकार के जो ग्राउंड्स हैं इनको रखा गया है पुलिस एक्ट्स के अंदर, उसके बेसिस पे पुलिस चीफ को कभी भी हटाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ज्यादातर केसेस में इन टर्म्स को मिसयूज भी किया जाता है और बहुत करप्शन चलता है। एक पुलिस चीफ के अपॉइंटमेंट में बहुत पैसा चलता है, उसको हटाने में बहुत सारा पैसा चलता है, और पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। अभी कोई पुलिस चीफ किसी एमएलए या एमपी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उसको हटा दिया, ठीक है। अक्सर कर ये न्यूज सुनने में आई होगी कि एक राज्य की सरकार के अंदर जो पुलिस ऑफिशियल डिप्लॉयड है, राज्य की सरकार उसको काफी फेवर कर रही है, केंद्र की सरकार को पसंद नहीं आया तो उसको डेपुटेशन के लिए सशस्त्र सीमा बल या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने भेज दिया। तो इस प्रकार की चीजें अक्सर कर होती रहती हैं। ओके, फिर अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने इस रिस्पेक्ट में क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिस्पेक्ट में बोला है कि अगर आपको हायर पुलिस ऑफिशियल्स जैसे कि पुलिस चीफ, मुंबई पुलिस कमिश्नर, इस प्रकार के आप कह सकते हो पोस्ट के लोगों को अगर आपको हटाना है तो प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इनफ नहीं है। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट इस बात को चाहती है कि वो पुलिस ऑफिसर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इन पब्लिक इंटरेस्ट या और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स हम उसको हटा रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ चुका है कि चीजें काफी पॉलिटिकल तरीके से काम करती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ अ पोस्ट इन गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला टीपी सेन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की दी गई गाइडलाइंस को ओपनली वॉयलेट किया जाता है, बहुत सारे पुलिस के चीफ्स को हटाया जाता है। ये परमबीर सिंह वाला केस देख लीजिए मुंबई का। ओके, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? यहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई देखिए, क्लियर और स्पेसिफिक बेंचमार्क्स लाने की जरूरत है जब भी आप इस प्रकार के अपॉइंटमेंट या रिमूवल के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ले रहे हो। चाहे अपॉइंटमेंट होना हो, चाहे रिमूवल होना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए,
उसका एक प्रॉपर बेंचमार्क होना चाहिए, इस बात को इंश्योर करना जरूरी है। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का एक एग्जाम्पल कोट किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में एक एक्ट है, द पुलिस रिफॉर्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2011। ये एक्ट क्या बोलता है कि इंग्लैंड में जब भी किसी प्रोविंस के पुलिस चीफ का अपॉइंटमेंट होता है तो सरकार द्वारा नाम प्रपोज करने के बाद पब्लिक कंफर्मेशन हियरिंग्स होती हैं, जहां पे पब्लिक और कहीं हद तक कुछ हद तक जुडिशरी इस बात पे अप्रूवल देती है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हो तो क्या लोग चाहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट हो। तो क्या इस प्रकार की चीजों को इंडिया में किया जा सकता है? समझ गया बात को? तो इंग्लैंड में पुलिस चीफ अपॉइंट करने से पहले एक हियरिंग होगी, उस हियरिंग को पुलिस ही ऑर्गेनाइज करेगा और वहां पे लोकल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, पब्लिक के लोग प्रेजेंट होंगे और कहीं ना कहीं उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए एक टाइम बाउंड वोटिंग प्रोसेस होगा और उस वोटिंग प्रोसेस के थ्रू उस चीफ को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब हमारे देश की तरह नहीं कि सरकार ने एक नियम निकाला और उस नियम के चलते ये बोला गया, मतलब नियम के एक नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन चलते एक पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस चीफ बना दिया गया। ये इंग्लैंड में नहीं होता है। तो इंग्लैंड में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक प्रॉपर वेटिंग हो रही है लोगों की तरफ से और इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से और कुछ हद तक जुडिशरी भी उसको ओवरसी कर रहा है। इंडिया में ये करने की जरूरत है, या फिर इंडिया में आप अगर यूके के एग्जाम्पल को ब्लाइंडली फॉलो ना करो तो आप कुछ अपना ही इनोवेटिव एग्जाम्पल निकाल के आ सकते हो। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ही मान लो ना तो भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता है। ये जो आपकी सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है ना, स्टेट सिलेक्शन सिक्योरिटी कमीशन, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को बनाने में अब तक जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर इनको भी मान लिया जाए ना तो प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट रिमूवल हो सकता है। लेकिन ना राज्य की सरकार और ना ही केंद्र की सरकार इस बात को मानना चाहती, क्योंकि अगर ये ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर से स्ट्रांग होंगे तो पॉलिटिशियंस कमजोर होंगे। प्रॉब्लम बस ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, टुवर्ड्स रेशियल जस्टिस, कन्विक्शन इन जॉर्ज फ्लॉयड केस एंड द पुलिस रिफॉर्म बिल शुड हेल्प बिल्ड ब्रिजेस। देखिए, यूएस जज ने अभी रिसेंटली ये जजमेंट दिया है कि जो डेरेक शॉविन करके मिनियापोलिस का पुलिस ऑफिसर था, जिसने एक अफ्रीकन अमेरिकन मैन जो कि अनआर्म्ड था, जॉर्ज फ्लॉयड, उसके गर्दन के ऊपर अपने पैर के घुटने से रख के उसको मारा और उसकी मौत ही हो गई। मिस्टर शॉविन को यहां पे कन्वर्ट किया गया सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री मर्डर के लिए, मैन स्लॉटर के लिए। तो मैन स्लॉटर, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री मर्डर के लिए यहां पे डेरेक शॉविन जो कि पुलिस ऑफिसर था, इसको कन्विक्ट किया गया। लगभग 9 मिनट्स का एनकाउंटर था जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड की नेक के ऊपर ये अपना घुटना रख के बैठा हुआ था। जॉर्ज फ्लॉयड बार बार बोल रहे थे आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ, बट कहीं ना कहीं इस बात को उसने इग्नोर कर दिया। और बाद में जब यूएस में प्रोटेस्ट हुए ना, तो जितने भी प्रोटेस्ट थे वहां पे यही एक फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा था, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। यहां पे उस समय पे जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इतनी बेवकूफी भरी हरकतें की। जब देश में लोग गुस्से में हैं, जब कोई गलत काम हुआ है, तो कम से कम आप पब्लिक में आके उस गलत काम के अगेंस्ट तो बोलो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी उसके अगेंस्ट नहीं बोला और बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट रेडिकल लेफ्ट करवा रहा है, और ये बोला कि ज्यादा प्रोटेस्ट हुए तो मैं नेशनल गार्ड यहां पे डिप्लॉय कर दूंगा। इस प्रकार की इररिस्पांसिबल हैंडलिंग थी उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप की। उस समय पे यूएस इलेक्शंस का आप कह सकते हो मोमेंटम चल रहा था, सब लोग अपना अपना प्रोपोगेंडा कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये भी प्रेसिडेंशियल रेस में फ्रंट रनर थे, तो ये होस्टन गए और होस्टन में जाके जॉर्ज फ्लॉयड के रिलेटिव से मिले और इन्होंने अपनी पब्लिक स्पीचेस में क्या बोला कि मैं फ्लेम्स ऑफ हेट को फैलने नहीं दूंगा। अब सच में जो बाइडेन अंदर से क्या समझते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो बाइडेन का पॉलिटिकल स्टैंस है ये बिल्कुल सही है। भाई, एक कंट्री के अंदर अगर आप ये जो व्हाइट और ब्लैक की जो लड़ाई है जो कि हमेशा से चलती चली जा रही है, इसको और इन्फ्लेम कर रहे हो, इसको और बढ़ा रहे हो, तो भाई अमेरिका में सिविल वॉर ही हो जाएगा, जो कि एक समय पे हुआ था। आपको तो हील करना है रेशियल वाउंड्स को, जो कि बहुत लंबे समय से अमेरिका को परेशान कर रहे हैं, पर आप यहाँ पे फ्लेम्स ऑफ हेट को आगे बढ़ा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाइडेन ने जो भी बोला उसने अमेरिका में थोड़ी शांति का माहौल लाया, और यहाँ पे जो बाइडेन लॉ इन्फोर्समेंट और क्रिमिनल जस्टिस में कुछ रिफॉर्म की बात भी कर रहे हैं। और अगर ये रिफॉर्म सच में एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो जो यूएस की रेशियल माइनॉरिटीज हैं उसके अगेंस्ट जो वायलेंस है वो कम हो सकता है। ओके, अब आप देखो, अभी भी यूएस में रेशियल वायलेंस बंद नहीं हुआ है। जब डेरेक शॉविन के केस में वर्डिक्ट सुनाया गया, उससे कुछ देर पहले ही पुलिस ने कोलंबस ओहायो में एक टीनेज गर्ल को गोली मार दी, उस टीनेज गर्ल की मौत हो गई।
और भी कुछ ऐसे रिसेंट इनकाउंटर्स हुए हैं जहां पे ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया है, जैसे कि एरिक गार्नर, माइकल ब्राउन, तमीर राइस, ब्रायना टेलर इन 2020, एरिक गार्नर, माइकल ब्राउन और तमीर राइस वाला केस 2014 का है। तो ये कुछ केसेस ऐसे नाम हैं जहां पे ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को पुलिस द्वारा टारगेट किया गया है, कहां पे, यूएसए में। तो ये जो व्हाइट सुपीरियोरिटी की वहां पे बात है और ब्लैक कम्युनिटी के लोगों की जो वहां पे दबाने की बात है, ऐसे केसेस में जो पुलिस ब्रूटैलिटी है वो पीपल ऑफ कलर के अगेंस्ट में उभर के आती है। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो पुलिस ब्रूटैलिटी है और व्हाइट वर्सेस ब्लैक का जो अत्याचार है, उसमें जो व्हाइट ऑफिशियल्स हैं उनको कन्विक्ट किया गया हो प्रॉपर ट्रायल के थ्रू, ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कम है। जैसे कि डेरेक शोवन को यहाँ पे सजा सुनाई जाएगी, तो ये कन्विक्शन है, और ऐसे कन्विक्शंस यूएस में बहुत रेयर है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाता है लेकिन कन्विक्शंस नहीं होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट। डेरेक शोवन वाला आप कह सकते हो कि वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस है जहां पे कन्विक्शन हुए हैं। अब ये जो ब्लैक वर्सेस व्हाइट के बीच की जो डिबेट है, जो आप कह सकते हो इतना बड़ा गैप बन गया है, इस गैप को डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बस बढ़ाया ही गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ना ब्रिजेस बनाने की कोशिश की, ना ही एम्पैथी पुलिसिंग में किसी भी प्रकार का मॉरलिटी लाने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश नहीं की। लेकिन मिस्टर बाइडेन यहाँ पे एक पुलिस रिफॉर्म बिल लेके आ रहे हैं, और इस पुलिस रिफॉर्म बिल के अंदर ये बता रहे हैं कि पुलिस चोक होल्ड्स नहीं कर सकती, ठीक है ना। फिर पुलिस ऑफिसर्स अगर लॉ इन्फोर्समेंट के दौरान कुछ करते हैं तो लॉ सूट से उनको केवल क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर इन पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी ताकत का गलत प्रकार से प्रयोग किया, जैसे कि डेरेक शॉविन ने किया था जॉर्ज फ्लॉयड के केस में, तो ऐसे केस में उस पुलिस पर्सनल को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब तक क्या होता है कि पुलिस पर्सनल कुछ भी अत्याचार करते रहते हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट कोड है यूएस का, वो उनको बचाता रहता है। यूएस के पुलिस कोड तक में ये बात लिखी हुई है कुछ हद तक इनडायरेक्ट तरीके से कि पुलिस ऑफिसर्स लॉ इन्फोर्समेंट अगर कुछ करते हैं तो इनको इम्यूनिटी मिलेगी। यहां पे इस पुलिस रिफॉर्म बिल के थ्रू जो बाइडेन क्या बोल रहे हैं, क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब एक लिमिट से अगर तुमने अगर किसी ब्लैक कम्युनिटी के अगेंस्ट अत्याचार किया तो तुमको जो इम्यूनिटी मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी, ओनली क्वालिफाइड इम्यूनिटी, ठीक है। फिर पुलिसिंग के ऐसे नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना जिसमें अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए। तो इस प्रकार के पुलिस रिफॉर्म बिल को यहाँ पे जो बाइडेन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करा दिया गया है। और ये एक ऐसा, मैं कहूंगा, प्रोग्रेसिव कोड है जो कि अगर यूएस में इंप्लीमेंट हो सकता है तो कहीं ना कहीं यूएस में सिविल पीस के प्रति आप कह सकते हो एक अगला स्टेप हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को सेफ फील करेंगे कि हाँ भाई, कोई तो एक ऐसा नियम कानून है जो कि पुलिस को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं देता है हमारे खिलाफ अत्याचार करने की। लेकिन अब चूंकि जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी के हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट पार्टी की मेजॉरिटी है, तो वहां से तो पास हो गया ये बिल। लेकिन अगर इसको सेनेट से पास कराना है तो सेनेट से पास कराने के लिए रिपब्लिकन्स को यहां पे सपोर्ट चाहिए। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो अब अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इस पर्टिकुलर पुलिस रिफॉर्म बिल को जो बाइडेन ने पास करा लिया और अगर सेनेट से पास कराना है तो रिपब्लिकन्स का सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे रिपब्लिकन लीडर्स ऐसे हैं जो बाइडेन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो तुम पुलिस बिल लेके आ रहे हो ना, इस पुलिस बिल के तुम पुलिस की ताकतों को कम कर रहे हो। मतलब तुम डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो पुलिस को, तुम पुलिस की ताकतों को कम कर रहे हो, ऐसा जो बाइडेन के ऊपर इल्जाम लग रहा है। तो अगर सेनेट से इस पुलिस रिफॉर्म बिल को पास कराना है तो रिपब्लिकन्स का सपोर्ट चाहिए। और रिपब्लिकन्स का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, इस बात से इस बात का आइडिया लगेगा कि अभी भी रिपब्लिकन्स का स्टैंड क्या वही है जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड था। समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बहुत ज्यादा पोलराइजिंग था। व्हाइट और ब्लैक की डिबेट को उठा देना, बहुत ज्यादा सिर्फ अमेरिका के लिए सोचना, ठीक है ना, इमिग्रेंट्स के खिलाफ अटैक करना, इस प्रकार की सोच थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये बोल देना सही नहीं है कि रिपब्लिकन सारे डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही सोचते हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म बिल एक मेजर एजेंडा है। और इस पुलिस रिफॉर्म बिल में बस ये देखना बाकी है कि सेनेट में पास कराने में क्या रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स का सपोर्ट करते हैं। देखते हैं आगे। अगले आर्टिकल चलते हैं, ओपन एंड सेफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज राइट अबाउट लॉकडाउन बट द वैक्सीनेशन पॉलिसी नीड्स रिफॉर्म। क्या बोला जा रहा है भैया, कोविड-19 के केसेस तो तरखाट मचाए बैठे हैं इंडिया में, आपको पता ही है। ओके, यहां पे जब मोदी जी का एड्रेस आया तो कुछ लोगों को डाउट था कि हाँ भाई लॉकडाउन लग सकता है, हालांकि सबको पता ही था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार को अगर लॉकडाउन लगाना होता तो बहुत पहले लगा दिया जाता। यहां पे कुछ रीएश्योरेंसेस की जरूरत थी कि भाई गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम इकोनॉमिक डिक्लाइन नहीं होने देंगे, हम हेल्थ फैसिलिटीज को रैंप अप करेंगे, और कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये एश्योरेंसेस दिए हैं। बट किन स्पेसिफिक मेजर्स के थ्रू इन एश्योरेंसेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस बारे में मोदी जी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं है। अगर आप देखो तो भैया हर जगह पे इन्फेक्शन का जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। राज्य की सरकारें और
केंद्र की सरकार को समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में आके देखिए, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कियोस्क का माहौल है, रामदेसिविर के इंजेक्शन ही नहीं बचे हैं। भगवान ही मालिक है, अगर मुंबई में वगैरह में किसी को अगर हो गया और एक्सट्रीम लेवल का इन्फेक्शन हो गया तो क्या ही होगा उसका। प्लस इस बार जो म्यूटेंट आया है कोरोना का, क्या पता हमारे ऑफिशियल सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार बातें छुपा रही, कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा है, बहुत ज्यादा डेडली है। पिछले साल जो कोरोना फैल रहा था उसमें इतनी मौतें नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल जो कोरोना फैल रहा है भाई, इतनी स्पीड में मोर्टेलिटी हो रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा नया म्यूटेंट का वर्जन आ गया है। जबरदस्त इन्फेक्शन हो रहा है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो भी 8-8 10-10 दिन तक बहुत दर्द में बिस्तर पे पड़े रहे हैं, उसके बाद ठीक हुए हैं। इन सब चीजों के बीच में मोदी जी ने बोला है कि हाँ भाई, आप लॉकडाउन को लगाइए बट माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी रखिए, फुल लॉकडाउन मत लगाइए। कहीं ना कहीं ये बात देखिए सही भी है। पूरा लॉकडाउन लगाने से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर पे और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन पे कितना भयंकर इंपैक्ट आया था वो लास्ट बार देखने को मिला था। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मोदी जी के हिसाब से, जो कि सही भी है, कि भाई वर्क फोर्स को आप वैक्सीनेट करो और माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी लेके आओ। ठीक है, इसके लिए हमारी सरकार ने अनाउंस भी कर दिया है कि भाई 1 मई से 18 साल का या फिर उससे ज्यादा के पर्सन को आप वैक्सीनेट कर सकते हो। और सेंटर ने यहाँ पे पॉलिसी अनाउंस की है कि भाई ओपन मार्केट से स्टेट की सरकारें वैक्सीन खरीद सकती हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, यहां पे बात हो रही है कि केंद्र की सरकार एक मोनोपोली लेके आए। अगर ओपन मार्केट में स्टेट गवर्नमेंट्स वैक्सीन खरीदने जाती हैं तो कोविशील्ड जिस दाम पे केंद्र सरकार को मिल रही थी उससे 266% टू 400% ज्यादा दाम पे राज्य की सरकार को मिलेगी। राज्य की सरकारों के पास पैसे नहीं है। तो जब राज्य की सरकारों के पास पैसे नहीं है तो भाई जिस दाम पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही थी उससे 266 से 400% ज्यादा दाम पे अगर राज्य की सरकार को अगर वैक्सीन मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक लिमिट से ज्यादा लोगों को राज्य की सरकार वैक्सीनेट नहीं कर पाएगी, वैक्सीन नहीं दे पाएगी। हालांकि यहाँ पे एक चीज अच्छी ये भी है कि भाई प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो वैक्सीन खरीद सकते हैं ओपन मार्केट से, और अगर आपके पास पैसे हो तो आप अपनी जेब से पैसा खत्म करके जाके वहां पे वैक्सीन ले सकते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सबके पास तो पैसे होते नहीं है। अगर आप दुनिया भर के बहुत से देशों की बात करो तो पब्लिक फंडेड ड्राइव चली है वैक्सीनेशन के लिए। मतलब ज्यादातर देशों में, यूके यूएस जैसे देशों में चले जाइए तो वहां की सरकारें खर्चा उठा रही हैं वैक्सीनेशन का। लेकिन यहां पे इंडिया की अगर बात की जाए तो ये जो ओपन मार्केट से प्राइवेट हॉस्पिटल्स और राज्य की सरकारें अगर वैक्सीन खरीदती हैं तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का भार आएगा या तो राज्य की सरकार के ऊपर आ जाएगा, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से लेने आ रहे हो तो लोगों की जेब के ऊपर आ जाएगा। तो फ्री पीपल्स वैक्सीन फॉर ऑल वाला सिद्धांत यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। हालात इतनी खराब है कि 20 अप्रैल को 2,94,000 से ज्यादा केसेस और 2,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो यहाँ पे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर स्ट्रांग लीडरशिप दिखाना है, डिसेंट्रलाइज करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यूनियन बजट का एलोकेशन है 35,000 करोड़ का, वो थोड़ी मदद कर सकता है। ओके, हो सके तो इस बजट को बढ़ा भी दीजिए। एक मिशन मोड पे वैक्सीन को बहुत कम दाम पे लोगों के लिए अवेलेबल कराना जरूरी है। हालांकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही है जिसके चलते सरकार को जबरदस्त तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से, रामदेसिविर इंजेक्शंस को एक्सपोर्ट किया गया है, वैक्सीन को तो एक्सपोर्ट किया ही किया गया है, और अब देश में इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो क्या सरकार यहाँ पे लोगों से ज्यादा अपनी फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान दे रही है? तो इन सब चीजों को लेकर सरकार के ऊपर से काफी प्रेशर डाला जा रहा है। प्लस ये भी बोला जा रहा है ये जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको बनाने में इन बड़े बड़े कंपनीज को बहुत जगहों से फाइनेंशियल हेल्प मिली है। 38 मिलियन पाउंड्स तो इनको ब्रिटिश सरकार से मिले हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटीज, चैरिटीज, इंडियन सरकार ने भी कुछ ना कुछ पैसा दिया है। तो जब इन कंपनीज को ठीक ठाक पैसा मिला है तो इनके थ्रू बनाई गई जो वैक्सीन हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कॉमर्शियल बेसिस पे ज्यादा दामों पे बेचा जाए। उनको कम दाम पे मोनोपोलाइज करके सरकार बेच सकती है अगर सरकार चाहे तो कुल मिला के यहाँ पे केंद्र सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन होना चाहिए वो पोलियो कैंपेन की तरफ फ्री होना चाहिए। यहाँ पे वैक्सीन ओपन मार्केट में ज्यादा दाम पे बेचना अनएथिकल है। राज्य की सरकारों को ये वैक्सीन कम दाम पे अवेलेबल करना चाहिए। जिस दाम पे केंद्र सरकार को मिल रही है उसी दाम पे राज्य सरकार को भी मिलनी चाहिए। ये सही है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करा लो, जिसके पास पैसे हैं वो अपना पैसा खत्म करके जाके वैक्सीन ले ले। बट एट द सेम टाइम जो वल्नरेबल लॉट है, जिसके पास पैसे नहीं है इस प्रकार की वैक्सीन को खरीदने के, उनको ये वैक्सीन कम दाम में या फ्री में ही मिलनी चाहिए। ये बात इंश्योर करना सरकार का काम है, केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकती। ये बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए आगे क्या निकल के आता है। और आज का फाइनल आर्टिकल, अ फ्रेश पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन,
इंडिया मस्ट एड्रेस सेवरल चैलेंजेस टू इनहेंस कॉमर्शियल स्केल ऑपरेशंस। जल्दी ही इंडिया 15 दूसरी कंट्रीज को ज्वाइन कर लेगा हाइड्रोजन क्लब में। किसके थ्रू? अपने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करके। इसके रिस्पेक्ट में जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं आपको रेफरेंस दे चुका। ये सेकंड वाली जो वीडियो है ना आपकी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसको आप जाके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को ऑलमोस्ट इंडिया लॉन्च कर ही रहा है। टारगेट क्या है? ग्लोबल टारगेट ये है कि 2023 तक ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको हम बना देंगे 1.45 मिलियन टन तक। देखिए, दो प्रकार की हाइड्रोजन बनाई जाती है। एक हाइड्रोजन तो फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है, एक हाइड्रोजन सीधे पानी को H2 और O2 में तोड़ के बनाई जाती है। अगर कंजम्पशन रेट देखा जाए दुनिया भर में हाइड्रोजन का तो बहुत ज्यादा है। इंडिया अकेले 5.5 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन को कंज्यूम करता है और ज्यादातर ये हाइड्रोजन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से बनी हुई है। दुनिया भर में और कंट्रीज भी यूज करती होंगी। टारगेट क्या है अभी के लिए कि 2023 तक 1.45 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग पैदा करेंगे। 2030 में अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय CEEW यानी काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर का ये बोलना है कि 2030 तक इंडिया में अकेले के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड 1 मिलियन टन तक जा सकती है सालाना। और इंडिया में ये हाइड्रोजन यूज कहां होती है? तो अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, स्टील सेक्टर में यूज होती है, मिथेनॉल को प्रोड्यूस करने में, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी स्टोरेज में भी हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल होने के जो फील्ड्स इंडिया में बतेरे हैं और कॉमर्शियल स्केल ऑपरेशंस में हाइड्रोजन यूज होती है, लेकिन हम जो हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल से थ्रू बनी हुई हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन हम बना पाए तो बहुत बढ़िया है। और इसके लिए यहाँ पे 5 अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं। पहला रिकमेंडेशन ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर में इस्तेमाल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सेस होना चाहिए। देखिए, हमारे देश के कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे हाइड्रोजन की हमें जरूरत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां पे सोलर एनर्जी पैदा की जा रही है और जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है ये दोनों जगह एक ही जगह हो। अब एक तो ऑप्शन ये बन बैठता है कि जहां पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहीं बगल में आप ग्रीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइजर लगा दो, ग्रीन हाइड्रोजन बना लो, उस ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रक में स्टोर करो, जहां पे उसको फाइनली कंज्यूम करना है ट्रक को वहां तक लेके जाओ। लेकिन इससे ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे और ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट बढ़ जाएंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को व्हील करना यहां पे काफी आसान है। व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी इज इजी। आप बोलोगे व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उसको पावर ग्रिड के थ्रू दूसरी जगह पे भेज दिया, तो इसको बोला था व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लीजिए एक सोलर पावर प्लांट है कच्छ में। ओके, अभी कच्छ में सोलर पावर प्लांट में आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उस इलेक्ट्रिसिटी को एक इलेक्ट्रोलाइजर में भेजना है वडोदरा में। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अगर आप व्हील करते हो इलेक्ट्रिसिटी और अगर आप ट्रक में हाइड्रोजन भर के, मतलब कि आपने इलेक्ट्रोलाइजर को इस कच्छ के नाम के इलाके में ही चला दिया, वहां पे आपने ग्रीन हाइड्रोजन बना ली, उस ग्रीन हाइड्रोजन को आपने ट्रकों में भरा और फिर उस ट्रक को आप लेके गए वडोदरा तक, तो इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी उससे 60% कम कॉस्ट तब आएगी जब कच्छ से सीधे सीधे आपने इलेक्ट्रिसिटी को व्हील कर दिया वडोदरा में। वडोदरा में फिर आपने एक इलेक्ट्रोलाइजर में ग्रीन हाइड्रोजन बनाई और फिर उस ग्रीन हाइड्रोजन को कंज्यूम किया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बदल जाता है ना स्टेट बदलने से, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 क्या करना चाहता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट को ओवरऑल इंडिया में आप कह सकते हो कि एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है। तो मान लो अगर आप गुजरात से राजस्थान में या राजस्थान से तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स में चेंज नहीं आना चाहिए अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत है जरूरी नहीं है कि वो वही जगह हो जहां पे आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हो। तो सोलर पावर से, विंड पावर से जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हो सकता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किसी बहुत दूर दराज के इलाके में हो। तो उस बहुत दूर दराज के इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी के दाम होने चाहिए बिकने के, वो सोर्स जगह पे जो दाम है उससे ज्यादा फर्क नहीं होने चाहिए। तभी ये ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाला जो ऑप्शन है वो यहां पे अफोर्डेबल हो पाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है? We need mechanism to ensure access to round the clock renewable power to decentralized hydrogen production. हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इलेक्ट्रोलाइजर से करने के थ्रू राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर के इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस होना चाहिए। देखिए, कोल से पैदा की गई इलेक्ट्रिसिटी से ही अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन पैदा करने लगो तो मतलब क्या है? इससे अच्छा तो फिर इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से कर लो। तो अगर आपको इस ग्रीन हाइड्रोजन को सच में ग्रीन बनाना है
तो ग्रीन में ना फॉसिल फ्यूल आते हो ना ही आपका कोल आता है, तो ग्रीन में आता है रेन्यूएबल एनर्जी। तो हाइड्रोजन में पानी को तोड़ के H2O2 बनाना है तो रेन्यूएबल एनर्जी का ही प्रयोग करो, यानी सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी का प्रयोग करो। तो ऐसे केसेस में ये जो रेन्यूएबल एनर्जी है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होनी चाहिए इन इलेक्ट्रोलाइजर्स को, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको बढ़ती कह सकते हैं रेन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के साथ एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में ग्रीन एनर्जी बनाने के इक्विपमेंट्स को बढ़ाना होगा। हमारा टारगेट ये है कि हम 2030 तक 450 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। तो जिन जिन जगहों पे आप ये 450 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाने का टारगेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो किसी और जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के इलेक्ट्रोलाइजर्स को। ओके, 2022 तक टारगेट था 175 गीगावाट, अभी तो खैर हमने 175 गीगावाट ही नहीं पूरा किया। 2030 तक टारगेट है 450 गीगावाट का। तो इन टारगेट्स के हिसाब से जैसे जैसे आपके प्लांट्स इंस्टॉल होंगे रेन्यूएबल एनर्जी के, उस हिसाब से ये रेन्यूएबल एनर्जी कौन सी दूसरी जगह पे जाएगी जहां पे आप इलेक्ट्रोलाइजर लगाओगे ग्रीन हाइड्रोजन के, और उस इलेक्ट्रोलाइजर से जो भी ग्रीन हाइड्रोजन आप पैदा करोगे उसको फाइनल इंडस्ट्री में किस प्रकार से एसिमुलेट करोगे, इन सब के प्लानिंग आपको बहुत एडवांस स्टेज में ही करनी पड़ेगी। फिर भाई ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में फॉसिल फ्यूल से बनी हुई हाइड्रोजन का प्रयोग हो रहा है। अब धीरे धीरे इस कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन में ये जो ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करके ओवरऑल जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस इस हाइड्रोजन के दम पे हो रहे हैं, उसमें जो कन्वेंशनल हाइड्रोजन है वो तो आप यूज कर ही रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके आप कन्वेंशनल हाइड्रोजन भी इम्बाइब करते जाओ। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कन्वेंशनल हाइड्रोजन के बजाय ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ओवरऑल जो प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली होता जाएगा, और इससे हम वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी इजाद कर पाएंगे जो कि हाइड्रोजन को एक लार्ज स्केल पे हैंडल करने के लिए जरूरी है। ओके, फिर चौथा बात क्या बोला जा रहा है कि पॉलिसी मेकर्स को इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेट करने हैं, उनको खुद भी मतलब सरकार को खुद भी पैसा देना है और प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा लगवाना है, ताकि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी है इसमें एडवांस लेवल पे रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके। देखिए, हाइड्रोजन बहुत जगहों पे प्रयोग होने वाला है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल बहुत जगहों पे। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन से बनने वाली बसें ऑलरेडी दुनिया भर में चल रही हैं, कार है ऑलरेडी दुनिया भर में चल रही है, हो सकता है कल की डेट में टू व्हीलर्स हाइड्रोजन के दम पे चलने लगे। स्टील मेकिंग प्रोसेस में हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है, नाना प्रकार की इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। तो इस हाइड्रोजन के इस्तेमाल को और एनर्जी एफिशिएंट बनाना, एट द सेम टाइम इन इंडस्ट्रीज के लिए हाइड्रोजन की स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स को अवेलेबल करवाना, इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट्स लेके आना, एक मैसिव स्केल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ये भी काम किसका है? सरकार का है। और फाइनली जो चीज हमने नेशनल सोलर मिशन में सोलर एनर्जी को लेके की है, उसी प्रकार की चीजें हमको यहाँ पे हाइड्रोजन मिशन में भी लेके आनी है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम जो अभी के लिए चल रहा है हाइड्रोजन में, उसके आगे जाना है। रॉ मटेरियल्स जो कि इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए चाहिए, उसको एसिमुलेट करना है। ओवरऑल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है हाइड्रोजन को लेके, जिस तरीके से हमने मिशन मोड में नेशनल सोलर मिशन को लेके चले हैं, उसी प्रकार से नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेके चलना पड़ेगा। तो भाई एक एंड टू एंड इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करना, ओके, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम के थ्रू और नए नए ऐसे प्रोग्राम्स लेके आना जिससे हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में आगे बढ़ाया जा सके। ऑलरेडी कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सब की लेबोरेटरीज इस बात पे काम कर रही हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव किया जाए। इनके इंप्रूवमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना, ये सब काम इंडिया को करना है अपनी डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। थोड़ा 1 घंटे आज वीडियो लेट हो गई है, रियली सॉरी फॉर दैट, बट फिर भी 10:40 10:45 तक आपको वीडियो मिल रही है। मेरा रोज का डेली टारगेट है कि 9:30 तक तो मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूं। आज थोड़ा लेट हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अपने नीचे व्यू पॉइंट्स जरूर देके जाइएगा कमेंट बॉक्स में।